हे buddies, what's up? Today we will discuss the glacial landform. आज की वीडियो में इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों लैंडफॉर्म करेंगे. मे बी थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, बट प्लीज वॉच इट so that you can clear your doubts, your queries, and also the topic from one video only. Okay, let's move ahead. सबसे पहले व्हाट इज ग्लेशियर? ग्लेशियर होते क्या हैं? तो ग्लेशियर एक तरह से एक मूविंग आइस मास डाउन स्लोप अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी. मतलब कि कोई एक बड़ा सा लैंड मास आइस का होता है जो कि ग्रेविटी की वजह से क्या करेगा, मूव करेगा. ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे बिगेस्ट जो ग्लेशियर है अर्थ सरफेस पे, उनको क्या बोला जाता है? आइस शीट्स. क्या बोला जाता है? आइस शीट्स. ठीक है, देखो, आइस शीट्स और आइस कैप्स, आप दो वर्ड सुनेंगे, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में ये समझो. ऐसे आइस मास जो 50,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होते हैं, ऐसे लैंडमास जो 50,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा एरिया कवर करते हैं, उनको बोलते हैं आइस शीट्स. ओके, और ऐसे एरियाज जो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया यूज करते हैं, उनको बोलते हैं आइस कैप्स. ओके, इसमें एक लॉजिक आता है कि जितना ज्यादा थिक होगा कोई भी ग्लेशियर, जितना ज्यादा थिक होगा और जितना ज्यादा स्टीप होगा, यानी कि जो स्लोप होगी, जो ग्रेडियंट होगा उसका, वो जितना ज्यादा स्टीप होगा, जो फ्लो होगा ग्लेशियर का, वो भी उतना ही ज्यादा फास्ट होगा. सिंपली आप एक चीज इमेजिन करो, इधर देखो, लाइक ये एक माउंटेन है, इसके ऊपर कोई एक ग्लेशियर है. ये अब जितना ज्यादा स्टीप होगा, उस ग्लेशियर की भी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी ऑब्वियसली. मान लो अगर ये कुछ इस तरह से होता और ग्लेशियर यहां होता, तो इसका जो स्पीड है इन कंपैरिजन कम होती है ना, ड्यू टू द ग्रेडियंट. यहां पे जो ग्रेडियंट है वो कैसा है? स्टीप है, और यहां पे क्या है? कम स्टीप है. ओके, लेट्स मूव अहेड. नाउ हम सबसे पहले बात करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स की. इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहला जो लैंडफॉर्म आता है उसको बोलते हैं यू शेप्ड वैली. यहां पे समझो, यू मतलब आपने अल्फाबेट देखा ना, यू, लाइक दिस. अब यहां पे एक लैंडफॉर्म है, ठीक है, यहां पे एक लैंडफॉर्म है. अब ग्लेशियर इधर था मान लो, और वो इधर से धीरे 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 फ्लो होता हुआ आया, तो वो क्या करेगा? एक तरह का यू शेप वैली बनाएगा. वी शेप कौन बनाता है? रिवर बनाती है, क्योंकि वो क्या रहती है? बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, यंग स्टेज में होती है. बट ग्लेशियर्स क्या होते हैं? वो ज्यादा एरिया कवर करते हैं, तो वो सिंपली एक तरह से इस तरह से रोल डाउन होंगे, तो वो कौन सी शेप बना लेंगे? यू शेप. ओके, नेक्स्ट इज सर्क. सर्क क्या होते हैं? अब देखो, सर्क सिंपली ये एक माउंटेन है, इसे समझना ध्यान से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है ये. यहाँ पे काफी टाइम से कोई ग्लेशियर था, ठीक है. अब कोई ग्लेशियर किसी भी जगह पे है, तो वो ऑब्वियसली, अभी हमने बात की थी कि वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, भले वो धीरे कर रहा हो या तेज कर रहा हो. लेकिन कुछ टाइम के लिए जब ये ग्लेशियर इधर रहेगा, तो ये इस पे फोर्स डालेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? अंदर ही अंदर, नीचे ही नीचे, ये क्या होने लग जाएगा? इरोड होने लग जाएगा. और जब ये ग्लेशियर यहाँ से मूव होकर इधर आएगा, तो यहाँ पे एक तरह से कैसी फॉर्मेशन हो जाएगी? कुछ इस तरह की. ठीक है ना, कुछ इस तरह की. ये आप गड्ढा देख रहे होंगे, तो ये इस गड्ढे को ही क्या बोला जाता है? सर्क. क्या बोला जाता है? सर्क. नेक्स्ट इज टान. टान क्या होता है पहले समझो. देखो, हमने पढ़ा था दिस इज माउंटेन, यहाँ पे एक डीप डिप्रेशन हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एज सर्क. अब जब इस सर्क के अंदर बारिश हुई या किसी भी तरह से क्या भर गया? पानी भर गया, तो दिस विल कॉल्ड एज टान. टान लेक या फिर सर्क लेक भी बोलते हैं इसको. ओके, नेक्स्ट. अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेयर इज अ टान. तो ये सर्क हैं, ये सर्क थे, सर्क में पानी भरा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सर्क लेक या फिर टान लेक. ओके, इधर एक माउंटेन था, गड्ढा हुआ, सर्क बना, सर्क में पानी बन भर गया, तो वो टान लेक बन गई. अब जब ऐसे सर्क, यहाँ पे एक सर्क बन गया, यहाँ पे एक सर्क बन गया, एक पीछे बन गया, ठीक है, इमेजिन करो इसको 3D. तो ये जब जिगजैग लाइन बनाएंगे, एक पर्टिकुलर स्मूथ स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा, तो एक जिगजैग लाइन बनाएंगे. इस जिगजैग लाइन को बोलते हैं अरीट. अरीट. तो नंबर थर्ड विल बी अरीट. जब ये तीनों सर्क, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब एक जगह ज्वाइन होंगे, तो दिस पॉइंट विल कॉल्ड एज हॉर्न. आप देख भी रहे होंगे, दिस लैंडफॉर्म इज लाइक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, मीन सींग की तरह लग रहा है ये. तो जब ये अरीट या हम कहें सर्क तीन या तीन से ज्यादा ज्वाइन होते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हॉर्न. तो अभी हमने कितने स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं?
4 स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म पढ़ चुके हैं. नंबर 1 द सर्क, नंबर 2 टान लेक, नंबर 3 what is number 3 a reed, and number 4 is horn. Okay, let me know. एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. Which is the highest horn in the world? Name it. ठीक है, हाईएस्ट हॉर्न का नाम बताना है आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में. ओके, नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज पैटरनोस्टर लेक. इसको समझो. ग्लेशियल ट्रफ जो होते हैं, ग्लेशियल ट्रफ मतलब ग्लेशियर्स के अंदर जो डिप्रेशंस होते हैं और जब उनके अंदर पानी भर जाए, दैट लेक विल कॉल्ड एज पैटरनोस्टर लेक. ठीक है, ये एक तरह से सीरीज डाउन ऑफ फॉर्मली ग्लेशिएटेड वैली इन स्मॉल बेसिन स्कूप्ड आउट बाय द. कुल मिलाकर बात यह है कि जब ग्लेशियल ट्रफ्स विल बिकम एज अ लेक, दैट विल बी कॉल्ड एज पैटरनोस्टर. वो ट्रफ किसी भी तरह से हो सकता है. अगर सर्क लाइक है और उसमें पानी भरा है तो टान कहलाएगा. बट अदर जो ट्रफ्स होते हैं लाइक डिप्रेशंस होते हैं, ग्लेशियर में कैसे भी डिप्रेशन हो सकते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द फोर्स, तो जब उनमें पानी भर जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज पैटरनोस्टर लेक. नेक्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म में आता है फ्योर्ड. आपने बहुत ज्यादा सुना होगा इसको, फ्योर्ड. समझो इसको क्या होता है. जब सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी फॉल्ट्स टाइम में. दिस इज द फॉल्ट. इसको बोलते हैं हॉस्ट और इसको बोलते हैं ग्रैबन. तो जब ग्रैबन लाइक स्ट्रक्चर पानी के अंदर सबमर्ज हो जाए और इसके अंदर जो पानी फिल हुआ हो वो कैसा हो, सी वाटर हो. कैसा हो, सी वाटर हो. तो उसको बोलते हैं फ्योर्ड. ऐसी जो लैंडफॉर्म होती है जिसमें जो एक रास्ता बना देती है जिसके अंदर पानी किससे, कौन सा पानी भरा हो, सी वाटर भरा हो, दैट लैंडफॉर्म विल कॉल्ड एज फ्योर्ड. ओके, इसके सबसे ज्यादा एग्जांपल नॉर्वेजियन सी के अंदर दिखाई देते हैं. यू कैन सी इन द गूगल मैप. Okay, this is your task. All of them go and search fjords. You will get the clear pictures. Okay, now we will go on to the depositional landform. So depositional landform में सबसे पहले आता है हमारे moraines. Okay, सबसे पहले समझो कि what is moraine. Moraine एक तरह से ridge like structure होता है. कैसा, ridge like structure होता है. और हम कहें तो जो glacial tills होते हैं उसको ही जब अपन एक रिज लाइक स्ट्रक्चर में डिपोजिशन हो जाता है उसको ही क्या बोलते हैं, मोरेन. मोरेन आर ऑफ 4 टाइप्स. हम इसको पढ़ते हैं. नंबर 1 इज टर्मिनल. टर्मिनल इज व्हाट, जब आप आउटवॉश प्लेन्स पढ़ोगे तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, बट स्टिल आई कैन टेल यू. क्या हुआ, ये ग्लेशियर्स थे. ग्लेशियर्स अपना जो डिपोजिट्स हैं उसको यहाँ पे लाकर इकट्ठा कर देते हैं एक रिज लाइक स्ट्रक्चर में. और जब वो आगे जाकर आउटवॉश प्लेन्स की तरह उसको छोड़ देते हैं तो आउटवॉश प्लेन और नॉर्मल फ्लूवियल प्लेन के बीच में जो मोरेन इकट्ठे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल मोरेन. ओके, नंबर 2 इज लेटरल मोरेन. लेटरल मोरेन इज व्हाट, इट इज पैरेलल. ये कैसा होता है, जैसे ये ग्लेशियल वैली है हमारी और यहाँ पे ये ग्लेशियर है, तो इसके पैरेलल में जब इकट्ठा होगा तो इट इज कॉल्ड एज लेटरल मोरेन. नेक्स्ट इज मीडियल. मीडियल मोरेन इज, नेम से ही पता चल रहा है आपको, मिड में. तो जब इरोजन या डिपोजिशन हो रहा है तो जब वो डिपोजिट्स मिड में आकर इकट्ठा हो जाएं इस तरह से कुछ, तो दिस इज कॉल्ड एज मीडियल मोरेन. द लास्ट वन इज ग्राउंड मोरेन. ग्राउंड मोरेन इज जस्ट द इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. ठीक है, यहां देखो आप, ये दिख रहे हैं आपको लेटरल मोरेन, यानी कि यहां से ग्लेशियर्स का डिपोजिट्स आया और ये एक रिज लाइक स्ट्रक्चर में डिपोजिट हुआ बिल्कुल किनारे पे, इट इज कॉल्ड एज लेटरल. देन आगे जाकर ये इरेगुलरली डिपोजिट हुआ तो दैट विल बी कॉल्ड एज ग्राउंड मोरेन. और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये आउट वॉश प्लेन है और ये इधर आ गया हमारा टर्मिनल मोरेन. ड्रमलिन एक तरह से ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है और हम यही कहेंगे इसको. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है वो है कि बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी. बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी किसको बोला जाता है, तो वो है ड्रमलिन. ये याद रखना, एग्जैक्ट एकदम एज इट इज क्वेश्चन भी आते हैं. ओके, तो इसका एक मेन जो चीज है वो याद रख लेना कि इट इज अ वर्ड दैट डिराइव फ्रॉम गैलिक, दैट इज ड्रूम, मीन्स राउंडेड हिल और माउंड, या फिर हम कहें एक नॉर्मल सा एक टीला. आई विल शो यू द पिक्चर.
हेयर इट इज। तो मेन क्या है, आप इसको समझो पहले। ये ड्रमलिन, एस्कर्स, ये कैसे फॉर्मेशन है इसको समझो। क्या होता है कि ये ग्लेशियर है। इमेजिन दिस इज ग्लेशियर। ये काफी टाइम तक आप ये इमेजिन करो कि जितना ये ऊपर दिख रहा है उतना ही या उससे ज्यादा भी ये नीचे भी होता है इसका पोर्शन। कुछ टाइम बाद ये यहाँ से इरोड हो जाता है और यहाँ से कहीं और मूव हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब जो नीचे इसके जो पोर्शन था उसने एक शेप ले ली, एक ओवल लाइक शेप ले ली या रिज लाइक शेप ले ली। तो दैट oval shape is called as drumlin. Meanwhile, this ridge-like structure is called as asker. Okay, I hope you have understood it. These are the landforms that used to be called as glaciofluvial deposits. Glaciofluvial. अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं कि ड्रमलिन इज अ टाइप, विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, और उसमें ऑप्शन आता है ग्लेशिएटेड, ऑप्शन आता है एल्यूवियल, ऑप्शन आता है एओलियन, या ऑप्शन आता है ग्लेशियोफ्लूवियल, तो आप वहां पे ग्लेशियर्स पर टिक मत करना। आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी ग्लेशियोफ्लूवियल डिपॉजिट। प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज केम। केम इज सिंपली अ हिल लाइक डिपॉजिट। जैसा नॉर्मल सी हिल होती है, वो बस ये ध्यान रखना कि दीज आर द डिपॉजिट दैट डिपॉजिटेड एट द एज ऑफ आइस शीट्स या फिर किसी लेक के किनारे पे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैटल। कैटल इज लाइक अ डिप्रेशन। Kettle is like a depression. Have a look. Like kettle in geology, it is a depression in a glacial outwash drift made by the melting of detached mass. यानी कि जब glacial ice melt होती है और उस वजह से एक depression like structure बन जाता है, that will be called as kettle. Okay. Next is Nunatak. Nunatak. Nunatak is simply a landform जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, आइस से घिरा हो। ठीक है, फ्लोइंग ग्लेशियल आइस से घिरा हो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नुनाटक या पिक्चर ऑफ नुनाटक। तो ऐसा लैंडफॉर्म दैट इज रॉकी आइलैंड, यू कैन सी इट, दैट आर सराउंडेड बाय द फ्लोइंग ग्लेशियल आइस। यानी कि कुल मिलाकर ये चारों तरफ से ग्लेशियर से घिरा हुआ जो पार्ट है दैट इज बी कॉल्ड एज न्यू नाटक। अब एक बार हम सारे लैंडफॉर्म्स रिवाइज कर लेते हैं। सो हेयर इट इज इरोजनल। सबसे पहले इरोजनल में एक पॉइंट रह गया था हमारा, हैंगिंग वैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अरीट। यू कैन सी द zigzag line is called as अरीट। ओके, नाउ यू कैन सी द डिप्रेशन हियर, this depression is called as cirque, and when three or more cirques join together and form a horn like structure, it is called as horn, and when water fill in the cirques, that will be called as tan, या फिर हम क्या कहेंगे, सर्क लेक। अब देख रहे हैं आप और भी डिप्रेशन हैं यहाँ पे, इनमें जब पानी भर गया तो दैट आर कॉल्ड एज पैटर्न नॉस्टर लेक। एंड यू कैन सी द ट्रफ, ग्लेशियर ट्रफ, इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं और यहाँ पे ही मोरेन्स वगैरह हमें दिखाई देते हैं। द नेक्स्ट वन हम डिपोजिशनल भी एक बार देख लेते हैं। हेयर इज द डिपोजिशनल वन। यहाँ पे आप रिज लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एस्कर। देयर आर द hill like या oval shaped like structure that is also called as the basket of egg topography, it is called as drumlin. Here is the kettle means the depression, and when the water fill in the depression it is called as kettle lake. Here is the and moraine is just the deposits, जब वो एक ridge like structure में होगा तो normally that is called as simple moraine, और जब सिर्फ देखो एक इरेगुलर वे में जब ये इस तरह से इकट्ठा होगा, ग्लेशियल टिल्स, इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल टिल्स। ये डिपॉजिट जब नॉर्मली इकट्ठा होगा तो इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल टिल्स, बिना किसी शेप लिए। लेकिन जब ये किनारे में बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा तो इट इज कॉल्ड एज लेटरल मोरेन, और जब ये आउट वॉश के पास और नॉर्मल प्लेन्स के बीच में इकट्ठा होगा तो इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल प्लेन्स। जब बीच में हो जाएगा यानी ग्लेशियल्स के बीच में जब इकट्ठा होगा कोई भी टिल या डिपॉजिट्स तो उसको कहेंगे नॉर्मल मीडियल मोरेन। ओके, so here is the video. Hope you have understood everything. Any problem you can ask to me in the comment section. And so here we have completed the glaciated landforms. In the next video we will complete the fluvial landform. That will be the last one in the exogenic processes or forces. Then we will start our next topic, that will be
the weathering and mass wasting. Okay. Thank you. Bye bye.